हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपको आपके अपने चैनल पढ़ाई का पिटारा में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत और इसमें हम मेरा टॉपिक जो होगा सल्तनत काल। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं क्लास को तो क्लास को विजिट कर लीजिए। इससे पहले मध्यकालीन भारत से यानी सल्तनत काल से एक आपका क्लास हो चुकी है MCQ के माध्यम से, और ये आज का आपका क्लास 2 रहेगा। तो इससे पहले हम देखेंगे तो 23 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम इससे आगे की ओर देखें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हमारा सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहेगा, चाहे इसमें TGT हो, PGT हो या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो। तो हम इसका मेन टारगेट हमारा है TRE 4 को लेकर बिहार का टारगेट है। इसमें अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल से जुड़ के अपना क्लास को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इसका व्याख्या भी देखेंगे, है ना। तो पहले हम 23 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब ये हमारा आज का 24 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में है, दिल्ली के सुल्तानों का सही कालानुक्रम अनुक्रम क्या है। यहाँ पे कालानुक्रम यानी कौन सा पहले आया है। ऑप्शन ए में रजिया, बी है नसरुद्दीन महमूद, 3 में बेलबन और 4 है केकूबाद, 5 है कुतुबुद्दीन ऐबक, 6 इल्तुतमिश। तो इसमें आपको कुट में बताना है तो कौन सबसे पहले आया था। तो इसमें हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले 5 होगा, यानी बी और डी यहाँ पे ऑप्शन कट गया। अब बचा है ए बी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है, छठा में इल्तुतमिश, है ना। 5 और 6 हो जाएगा, तो यानी 5 6 कहाँ है, ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर इज द सी। उसके बाद आप देखिएगा तो इल्तुतमिश के बाद आपका रजिया सुल्तान आएंगे, फिर नसरुद्दीन महमूद आएंगे, और फिर आएंगे आपका बलबन, और लास्ट में केकूबाद। तो इसका राइट आंसर इज द सी। अगर इसका आप व्याख्या की बात करें, कुतुबुद्दीन का कालक्रम है 1206 से 10, इल्तुतमिश का 1206 से 10 से 36, रजिया सुल्तान 36 से 40, नसरुद्दीन महमूद का 1246 से 1265, बलबन 1265 से 1287 और केकूबाद का 1287 से 1290 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 25 है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताइए इसका आंसर अगर आप लोग को पता तो ऑप्शन ए में दिल्ली, बी है पटियाला, सी है बदायूं, डी है मेरठ, है ना। तो इसका राइट आंसर इस द क्या होगा, पटियाला। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाले में। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, पटियाला में। इसका व्याख्या पढ़े, अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। खुसरो को क्या कहा जाता है, तोता, यह यानी हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। क्वेश्चन 26 की ओर बढ़े, अंततः पांड्या साम्राज्य खालिस्तान में विलीन हो गया। तो पांड्य साम्राज्य किस में विलीन हो गया था, दिल्ली की सल्तनत में, बी विजयनगर में, सी चेर में, या मुगल साम्राज्य में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंततः पांड्या साम्राज्य जो किस में विलीन हो गया था, दिल्ली सल्तनत में। और इसको विलीन करने वाले कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये पांड्य साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में मिल जाएंगे। तो इसका व्याख्या पढ़िए, पांड्य साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर, है ना, मलिक कफूर द्वारा दक्षिण विजय अभियान के दौरान अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाइएगा, ये बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोग के लिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थ्योरी क्लास अगर उस तरह से आप नहीं लिए होंगे, तो आप इसके माध्यम से भी अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। क्वेश्चन 27 की ओर बढ़िए, किस शासक ने 7th पिलर यानी शासन को दिल्ली लाया था। 7th पिलर शासन को दिल्ली लाने वाले कौन थे। तो यहाँ पे अशोक का जो 7th पिलर है उसके बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन ए में महमूद गजनी, बी है सुल्तान बलबन, सी में है मोहम्मद गौरी, या डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। इसको हम देखते हैं तो इसने 2 पिलर जो है लाया था दिल्ली पे। एक आपका फिर इसका यहाँ पे बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या पढ़े, फिरोज तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को क्रमशः टोपरा व मेरठ, यानी टोपरा दिल्ली कहा जाता है, टोपरा जो कि हरियाणा में, व मेरठ उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाया गया। टोपरा स्तंभ लेख को उसने सोने का स्तंभ कहा व फिरोज शाह में स्थापित करवाया, फिरोजाबाद में स्थापित करवाया। क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर बढ़ेंगे, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की है। तो आप लोग का अगर कोई आइडिया हो तो बताइए। ऑप्शन ए में मोहम्मद तुगलक, बी में फिरोज तुगलक, सी इब्राहिम लोधी, या डी इब्राहिम सरकी ने। तो जौनपुर नगर की स्थापना करने वाले कौन थे, फिरोज शाह तुगलक थे। तो इसका व्याख्या पढ़िए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई यानी जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक, इसका मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे, एक सल्तनत काल के शासक हुए हैं, सुल्तान हुए हैं। तो इनका कौन था, फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में यानी याद में 1359 ईस्वी में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौनपुर दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 की ओर बढ़ेंगे, सल्तनत काल में दीवान ए कोही
1 मिनट। सल्तनत काल में दीवानी को ही विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवानी विभाग कृषि विभाग से संबंधित था, तो किसने की थी? ऑप्शन ए में अलाउद्दीन खिलजी, बी है फिरोज तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक या डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर इधर क्या हो जाएगा? सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने किसान को बढ़ावा दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य माल गुजारी व्यवस्था की देखभाल करना, भूमि की खेती योग्य बनाना होता था। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्न में से किस इमारत में पीटर ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? पीटर ड्यूरा क्या था? एक कलाकारी था ना। तो हम देखेंगे इसमें किसके काल में? जहांगीर के काल में। आप देखिएगा, तो ऑप्शन ए है मैं बुलंद दरवाज़ा, बी में हुमायूं का मकबरा, सी एतमादुल्ला का मकबरा या डी पंचमहल में। तो पीटर ड्यूरा कहाँ पे स्थापित बनाया गया था, प्रयोग किया गया था? तो इधर राइट आंसर इधर सी, एतमादुल्ला का मकबरा। इसका व्याख्या पढ़े। पीटर ड्यूरा यानी क्या है? एक पच्चीकारी है। 1 मिनट। तो पीटर ड्यूरा क्या है? एक पच्चीकारी है, एक ऐतिहासिक कला है। इस उत्कृष्ट पद्धति में कटे व जड़े एवं तरासे हुए चमकते हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती है। यह सजावटी कला इससे सर्वप्रथम एतमादुल्ला के मकबरे में प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब बदली? तो मोहम्मद तुगलक के बारे में पूछा जा रहा है कि अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी कब बदला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1327 ईस्वी में। इसमें कूट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए में है 1326 से 27 में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद का नाम पहले क्या था? देवगिरी, बाद में से दौलताबाद कहा गया, स्थानांतरित की थी। इसका नाम कुबातुल इस्लाम रखा गया। देवगिरी का नाम क्या रखा गया? कुबातुल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़िएगा, भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने चलाई थी? तो अगर आप ये तो आपको लूसन में भी आप लोग ये सब पढ़े होंगे। तो ऑप्शन ए में बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद तुगलक या डी अकबर। तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, है ना। इसी ने घोड़ों में दागने की प्रथा यानी ID कार्ड जिस तरह से होता है ना, उस तरह घोड़ों को पहचान पत्र बनाने के लिए ऐसा प्रयोग किया गया था। इसका व्याख्या पढ़िए। तो भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। वह एक कुशल सेनापति व शासक था। युद्ध के समय घोड़ों व व्यक्तियों को ना बदला जा सके, इसके लिए क्रमशः दाग व हुलिया की परंपरा के शुरू की गई। हुलिया परंपरा यानी मुखौटा परंपरा। क्वेश्चन नंबर 33 की बढ़िए, दिल्ली के राज शासन के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? ऑप्शन ए में बलबन को, बी है रजिया को, या नसरुद्दीन या डी महमूद। तो हमारे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिया हो जाएगा। रजिया को इसने अपने पुत्रों से सबसे ज़्यादा योग्य माना था। तो इसका व्याख्या पढ़िए। दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को नामित किया था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की सरदारों ने इसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बिठा दिया था, लेकिन रजिया ने जल्द ही अन्य सरदारों की मदद से सत्ता हासिल कर ली थी। ठीक है, मतलब कुछ महीनों के लिए हम देखते हैं रुकनुद्दीन भी गद्दी पर बैठता है, लेकिन बाद में रजिया ने अपने जनता के सहयोग से उसे उतार कर फिर गद्दी पर हासिल किया था। अब हमारा 35 क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था। तो बताइए इनमें से कौन सा शासक है जो गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? तो इसका ऑप्शन है केकुबाद, बी में है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, सी है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, डी है अलाउद्दीन मशहूर शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुलाम वंश का इनमें से क्या नहीं है? तो ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो इसका व्याख्या पढ़ें। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था, जिसने 1316 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इसके वजीर खुसरो खां ने 1320 में इसकी हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर हम 36 की ओर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया था? कौन सा नगर इसमें फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया? तो अभी हम कुछ देर पहले पढ़े जौनपुर बसाया गया है ना। ऑप्शन बी हिसार, या सी फतेहगढ़, या डी फिरोजाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी फतेहगढ़। तो फतेहगढ़ इनमें से फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया था, जो कि तुगलक वंश का शासक भी है। ऑप्शन ए में जौनपुर को बसाया गया था, इसके द्वारा बी हिसार को बसाया गया है, डी फिरोजाबाद को। इसको व्याख्या पढ़े। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था, जिसने 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन किया। इसका काल कई रचनात्मक कार्यों के लिए जाना जाता है, जैसे नहर निर्माण, शहरों की स्थापना, बाग निर्माण आदि। फिरोज शाह ने शहरों में जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद की स्थापना की। तो क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम बढ़ेंगे। आप लोग को सेशन कैसा लग रहा फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। क्योंकि ये हम आप लोग को पहले बताएं कि मैं प्रिपेयर करी हूँ, इसमें यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट है, तो मैं अपने साथ साथ आप लोग को भी तैयारी करवाना चाहती हूँ। क्वेश्चन 37 है, वह शासक कौन था जिसने निरीक्षक लिपि को घूस देकर
घूस देने के लिए एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया था? वह शासक कौन था जिसने निरक्षर लिपि को घूस देने के लिए एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया था? तो ऑप्शन ए में जलालुद्दीन खिलजी, बी है नसरुद्दीन महमूद, सी है सिकंदर लोदी या डी फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फिरोज तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक ने घूसखोरी को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि घूसखोरी को बढ़ावा देने सुल्तान तुगलक वंश के शासक कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने घूसखोरी को बढ़ावा दिया जब उसने अपने एक सैनिक को घोड़ा पास कराने के लिए मुद्रा दी। फिरोज तुगलक ने दास विभाग की स्थापना की तथा कई महत्वपूर्ण नहर व शहरों का निर्माण किया। इसके पहले हम व्याख्या पढ़ चुके थे। 38 का देखिएगा, देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना किसने की थी? ए में प्रोल राज द्वितीय, बी है गहनपति, सी में भिल्लम या डी सिंहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भिल्लम के द्वारा यादव राज्य की स्थापना की गई थी। और व्याख्या देखिए, देवगिरी के यादव राज्य जो 850 से 1334 ईस्वी की स्थापना भिल्लम ने की थी। यह भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसने अपने चरमोत्कर्ष काल में तुंगभद्रा से लेकर नर्मदा तक के भूभाग पर शासन किया। इनकी राजधानी देवगिरी थी, जिसको हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मल्लिक कफूर के द्वारा इसको मिला लिया जाता है देवगिरी को भी। 39 का देखिए, सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की। तो इसमें से बताया जा रहा है कि आगरा नगर की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन ए में कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है खिज़्र खां, सी फिरोज तुगलक या डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर इज द डी, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। तो इसमें देखिएगा कितने सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। तो व्याख्या पढ़िए, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की नींव रखी थी। यहीं पर उसने बादलगढ़ के किले का भी निर्माण करवाया था, यानी आगरा के समीप ही बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था तथा 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। तो हम देखिए सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी कब बनाया है? 1506 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर हम 40 की ओर देखेंगे। चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा था? तो ऑप्शन ए में खिजराबाद, बी है आदिलाबाद, सी किलोगढ़ी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इज द ए, खिजराबाद ही अपने बेटे के नाम पर रखेगा। चित्तौड़गढ़ पर 1303 में विजय पाने के बाद अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। और इसी के समय में हम देखेंगे पद्मावती मूवी जो आया हुआ है इसी को लेकर बनाया गया। जब चित्तौड़ पर यह कब्जा कर लेता है तो वहाँ पे हम देखेंगे पद्मावती ने अपनी रानियों 13,000 रानियों के साथ जौहर किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इस जगह को हथियाने के बाद अपने बेटे के नाम पर उसका नाम चेंज कर दिया था, खिजराबाद। क्वेश्चन 41 देखिए, सिकंदर शानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? सिकंदर शानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? ऑप्शन ए बलबन, बी फिरोज तुगलक या सी अलाउद्दीन खिलजी या डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी जो अपने आप को अलेक्जेंड्रिया सिकंदर के महान समझता था। उनका कहना था कि जिस तरह से सिकंदर जो थे महान, सिकंदर महान, वो पूरे दुनिया में जिस तरह से फतेह किए थे उस तरह से हम भी कर सकते हैं। लेकिन इनके दोस्त, जब इनके दोस्त ने इसे मना किया तब जाके ये माने थे। तो हम देखेंगे इसका व्याख्या। सिकंदर शानी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी जिसका अर्थ था दूसरा अलेक्जेंडर, यानी दूसरा अलेक्जेंडर जिसका उपाधि भी था। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़िए। 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो इसको सब पता होगा आप लोग बहुत अच्छे से। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है ना। आप लोग उसका विजिट करिए, अभी भी बहुत अच्छा बना, उसको सहेज कर धरोहर, भारत धरोहर के रूप में इसको अभी भी भारतीय सरकार इसे संरक्षण दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए में बख्तियार काकी, बी है गजनी का महमूद या सी का कुतुबुद्दीन ऐबक या डी मोहम्मद गोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी, है ना। इसको व्याख्या पढ़ते हैं। 1202 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इसकी स्थापना गुप्तकालीन शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था। महायान बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों तथा अनेक देशों के साथ अध्ययन करते थे। अनेक देशों के छात्र यहाँ अध्ययन करते थे। यहाँ धर्म, राजनीतिक शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान आदि की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन 43 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो एकता प्रणाली बताइए, इसमें से समाप्त करने का पूछा जा रहा है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। एकता प्रणाली को शुरुआत किसने किया था, है ना। तो ऑप्शन ए में इल्तुतमिश, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक या डी बलबन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, इल्तुतमिश। समाप्त, एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया, बी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। एकता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो देखिए इसमें आप लोग को कमेंट में बताने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एकता प्रणाली शुरुआत करने वाले कौन थे? इल्तुतमिश थे और समाप्त करने वाले अलाउद्दीन खिलजी।
शुरू किया था। इसके अंतर्गत सैनिकों या राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकारियों को जो भी पेमेंट हम लोग जैसे अभी के समय में चल रहा है, उसमें पेमेंट की जगह पे क्या दिया जाता था, जमीन दिया जाता था, भूमि दिया जाता था, जिसे एकता प्रणाली कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में देखेंगे, घोड़े की नाल का तीर पूछा जा रहा है। घोड़े के नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? तो ऑप्शन ए में इल्तुतमिश के मकबरे में, बी गियासुद्दीन के तुगलक के मकबरे में, सी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, या डी अलाई दरवाजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाई दरवाजे में घोड़े के नाल की तीर को पहली बार वहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। और व्याख्या पढ़िए, अलाई दरवाजा या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। कुव्वतुल इस्लाम यानी कुतुब मीनार का हम कुतुब मीनार का कहा जा रहा है। दक्षिणी प्रवेश द्वार था जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसमें पहली बार तिकोने डॉट पत्थरों पर आधारित वैज्ञानिक विधि से गुंबद बनाया गया था। यहीं पहली बार घोड़े की नाल की आकृति वाली मेहराब बनाई गई। इसमें कुरान की आयतों से काफ़ी सजावट की गई। ये था आपका 44 क्वेश्चन। हम 45 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, दिल्ली सल्तनत का रजत यानी चांदी टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? तो दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक के द्वारा चांदी का सिक्का जारी किया गया था? तो ऑप्शन ए में गियासुद्दीन बलबन के द्वारा, बी इल्तुतमिश, या सी रजिया सुल्तान, या डी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश के द्वारा सबसे पहले जारी किया गया था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम चांदी का टंका और तांबे का जीतल सल्तनत काल में चलाया था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। यानी हम देखें, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। और दिल्ली सल्तनत का स्थापना करने वाले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में दिल्ली सल्तनत के वंशजों को काला क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है? तो ऑप्शन ए में गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, बी है गुलाम सैयद लोदी खिलजी तुगलक, सी है गुलाम सैयद खिलजी तुगलक लोदी, या डी गुलाम तुगलक खिलजी सैयद लोदी। तो यहाँ पे हम सबको पता है कि सबसे लास्ट का शासक कौन है? लोदी। और सबसे पहले का है गुलाम। तो इसमें आपका देखिए लोदी यहाँ भी है, गुलाम यहाँ भी, मतलब सब में गुलाम दिया हुआ है, लोदी 3 जगह दिया हुआ है। तो ये आपका बी तो कट जाएगा, है ना, बी कट जाएगा, बचा ए सी डी। तो इसका राइट आंसर इस तरह से एलिमिनेट करने सीखिए। तो सबसे पहले कौन सा वंश आएगा? गुलाम वंश, है ना। गुलाम वंश के बाद आ जाएगा आपका खिलजी वंश, ठीक है। गुलाम के बाद खिलजी, फिर तुगलक, सैयद और लोदी। तो इसका राइट आंसर इज द ए। अब हम इसका व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या आपका, गुलाम वंश का स्थापना 1206 से 90 में हुआ था। खिलजी वंश की स्थापना 1290 से लेकर अब 1320 में देखेंगे। तुगलक वंश 1320 से 1414 में देखेंगे। सैयद वंश का 1414 से 51 तथा लोदी वंश का 1451 से 1526। और लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक जो होता है इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहता था? तो बताइए, विदेशी यात्री कौन था जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था? ऑप्शन ए में मार्को पोलो, बी इब्न बतूता, सी निकोलो कॉन्टी, या डी अल-बरूनी। तो इसका राइट आंसर इज द इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है कहाँ से आया था? अफ्रीका महादेश से था। और ये जो है अपने मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने दरबार में इसे काजी का काम सौंपता है। तो इसका राइट आंसर इज द बी। व्याख्या पढ़िए, इब्न बतूता 1333 में ईस्वी में मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। 1292 में इटली का यात्री मार्को पोलो दक्षिण भारत में तथा इटली का निवासी निकोलो कॉन्टी भी 1420 से 21 में विजयनगर आया था। अल-बरूनी 998 ईस्वी में महमूद गजनी का दरबारी कवि था। अगर इनमें चारों में से देखा जाए तो सबसे पहले भारत आने वाले अल-बरूनी थे, है ना, जो कि किसके साथ आएंगे? मोहम्मद गजनी के साथ आएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 48 के हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं, यानी कौन से यहाँ पे मेल नहीं खा रहा है? तो ऑप्शन ए में उलेमा, जिसे धार्मिक विद्वान कहा जाता है, रसूल दैनिक प्रार्थनाएं थी, इल्म कुरान से प्राप्त ज्ञान था, या सुन्नी पैगंबर के आधुनिक व्यवहार थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। राइट आंसर इज द डी। डी जो है पैगंबर से आधुनिक व्यवहार से ये मेल नहीं खाता। सुन्नी क्या है? एक प्रकार का शिया सुन्नी, आप सुने होंगे कि इस्लाम धर्म का एक संप्रदाय है शिया सुन्नी, ठीक है। तो उलेमा धार्मिक विद्वान से संबंधित थे, रसूल दैनिक प्रार्थनाएं होती थी, इल्म कुरान से प्राप्त ज्ञान होता था, लेकिन सुन्नी गलत है। तो व्याख्या पढ़िए, सुन्नी पैगंबर के आधुनिक व्यवहार नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म की एक शाखा थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 49 की ओर पढ़ेंगे। भारत की यात्रा करके जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज लेखक यात्रियों को कालानुक्रम संयोजन करके दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए में मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल-बरूनी, बी अब्दुल रज़ाक कमाल अल दीन इब्न इशाक अल समरकंदी, या सी महमूद वली बल्खी, या डी इब्न बतूता। तो इसका चुनाव आपको करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कोड में दिया गया है ना कि ए में है ए बी डी सी,
बी में ए डी बी सी, सी है बी डी सी ए डी बी ए डी सी। तो इसमें आपको सही कालानुक्रम बताना है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। बी में देखिए आपका ए दिया, सबसे पहले कौन होंगे? मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहानी अल बरूनी होगा। अल बरूनी का पूरा नाम यही है, देख लीजिए। अल बरूनी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, इसका फुल नाम है मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बरूनी। फिर आएगा डी इब्न बतूता। फिर आएगा आपका बी अब्दुल रज़ाक कमाल अल दीन इब्न इशाक अल समरकंदी। और लास्ट में आएगा सी महमूद वली बल्खी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 50 की ओर बढ़ेंगे। अब 50 आपका निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलुक वंश का था? ममलुक वंश, है ना। ममलुक वंश का कौन था? तो ऑप्शन ए में अलाउद्दीन खिलजी, बी इब्राहिम लोदी, सी बलबन या डी मोहम्मद गोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। बलबन अपने आप को ममलुक वंश का मानता था। इसका व्याख्या पढ़ेंगे। सल्तनत कालीन शासक बलबन मामलुक वंश से संबंधित था। 1206 से 90 ईस्वी में दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तानत 3 अलग अलग वंशों से संबंधित थे। कुतुब ऐबक ने कुतबी, इल्तुतमिश ने शमसी वंश और बलबन ने बलबली वंश की स्थापना की। आरंभ में से दास वंश का नाम दिया गया था क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुब ऐबक दास था। बाद में इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इन्हें मामलुक शासक कहा। क्वेश्चन 51 में देखिएगा, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? तो अष्टभुजाकार, है ना। तो किसकी विशेषता थी? ऑप्शन ए में खिलजी, बी है तुगलक, सी सैयद, डी लोधी। तो हम लोधी वंश को जानते हैं अष्टभुजाकार यानी गुम्बद शैली से भी जानते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर इज द डी। इसका आंसर पढ़िए, व्याख्या पढ़िए। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के लोधी वंश की विशेषता थी। लोधी वंश को मकबरों का काल भी कहा जाता है। इसको इम्पोर्टेंट है। लोधी वंश को कौन सा नाम जानते हैं? विशेषता इसका क्या थी? मकबरों का काल। लोधी काल के मकबरों को 2 भागों में अष्टभुजी व चतुर्थभुजी मकबरों में बांटा जा सकता है। प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा दिल्ली में स्थित खान है जहाँ तेलंगानी का मकबरा है। प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा जो है दिल्ली में स्थित खान है जहाँ तेलंगानी का मकबरा है। सिकंदर लोधी के समय में एक नई शैली की शुरुआत हुई जिसमें एक गुंबद के स्थान पर 2 गुंबदों का निर्माण हुआ। उल्लेखनीय है कि सिकंदर लोधी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और अगर आप हमसे एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तब कमेंट में भी इसका बता सकते हैं, ताकि हम सीक्वेंस से 6, 7, 8 इस तरह से करके आपके बीच में एनसीईआरटी का क्लास वाइज टॉपिक ला सके। 52 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य यानी गलत है? ऑप्शन ए में सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की, तो इसको हम अभी पढ़े, ये सही होगा, ये तो होगा नहीं। बी में हरिहर वन ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना की। सी है आपका बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। नहीं सॉरी, बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। या डी सभी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है ना, तो गलत क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो बलबन ने नहीं किया था बल्कि इसको फिरोज शाह तुगलक ने, हम देखेंगे, पूर्ण करवाया था। इसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना करवाया था कुतुब मीनार बनाने के लिए। फिर हम देखेंगे इल्तुतमिश ने इसमें भी काम किया है। और लास्ट में हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक का। तो इसका राइट आंसर इज द सी। इसका व्याख्या पढ़िए। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में हुआ था। इसका निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया। उसकी योजना 225 फीट ऊंची 4 मंजिला इमारत बनानी थी, किंतु ऐबक के समय एक ही मंजिला बन पाए थे। 3 मंजिला का निर्माण इल्तुतमिश के समय पूरा हुआ। फिरोज तुगलक के समय इसकी 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। उसने इसके स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार यह इमारत अब 5 मंजिला हो गई। कुतुब मीनार के निर्माण में बलबन को कोई योगदान नहीं आता, कथन सी गलत है। तो आज का हमारा यहीं तक क्वेश्चन रहा, 52 तक। इससे आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।